Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, I hope you all are good. Today we are going to learn the chemistry chapter number 1 with the test yourself 1.2. Here are some questions in the 1.2. We are going to discuss one by one. सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग. आप लोग सोच रहे होंगे मैं डायरेक्टली पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, वी डिडंट इवन टॉक अबाउट एनीथिंग और वी डिडंट इवन डिस्कस अबाउट एनीथिंग. लेकिन मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट करना, इट्स लाइक यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद यू. सो व्हेन यू डन विद योर पार्ट, then we can talk and then we can waste whatever we can, you know, whatever we can easily waste it because time is very precious and we can't even, एक बार वक्त चला जाए तो फिर दोबारा हाथ में वापस नहीं आता. सो वी जस्ट हैव टू हर वक्त की, हर मिनट की, हर सेकंड की कदर करनी चाहिए. इसलिए जो काम करना है वो तो करना ही करना है. तो इसलिए पहले पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर दैट यू कैन टॉक. तो हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट योरसेल्फ से. जो मैंने क्वेश्चन अभी रीड आउट किया था, कैन यू आइडेंटिफाई मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और मिक्सचर्स के नेम है. हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मिक्सचर है, कौन सा एलिमेंट और कौन सा कंपाउंड है. कोका कोला हमारे पास मिक्सचर होता है, पेट्रोलियम मिक्सचर होता है, शुगर कंपाउंड है, टेबल सॉल्ट कंपाउंड है, ब्लड मिक्सचर है, गन पाउडर कंपाउंड है, यूरिन हमारे पास मिक्सचर है, एल्यूमिनियम एलिमेंट है, सिलिकॉन एलिमेंट है, टिन इज़ एन एलिमेंट. जो हमने एलिमेंट्स के नेम पढ़े थे उनमें एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, टिन, दीज ऑल आर एलिमेंट्स. लाइम कंपाउंड है, आइसक्रीम मिक्सचर है. मिक्सचर बेसिकली इट्स एन लिक्विड फॉर्म. कंपाउंड में देखा जाए तो वो 2 और मोर एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, और एलिमेंट्स को देखा जाए तो दे आर नेचुरली अकरिंग. तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ यू कैन जस्टिफाई दैट एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट. एयर जो है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ द गैसियस सब्सटेंसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस, जिसमें हमारे पास सॉल्ट एंड शुगर भी आ जाते हैं. दे कैन इजीली डिजॉल्व इन द वाटर टू फॉर्म द होमोजीनियस मिक्सचर्स. तो हमारे पास इसमें ये भी कंफर्म हो गया कि एयर जो है होमोजीनियस मिक्सचर कैसे होता है और उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं जो कि दे कंटेन वेरियस सब्सटेंसेज, जो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉल्ट एंड शुगर आ जाते हैं, ठीक है. इसका भी आंसर होप्स हो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. यू जस्ट हैव टू टेल दैट के कौन से सब्सटेंसेस यूज होते हैं एंड देन हाउ इट कैन इजीली डिजॉल्व इन द वाटर. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बल्स. यहाँ पे हमें कुछ सिम्बल्स दिए गए हैं और हम लोगों ने उसको रिप्रेजेंट करना है विद द वेरियस एलिमेंट्स, यानी कि उन्हीं के नेम के साथ, उन्हीं नेम के सिंबल्स लिखे हैं. हमने सिर्फ उनके नेम्स बताने, उन एलिमेंट्स के नेम्स बताने. AG मीन्स मर्करी, AU मीन्स गोल्ड, FE मीन्स आयरन, NI मीन्स निकल, CO मीन्स कोबाल्ट, W मीन्स टंगस्टन, SN means tin, Na means sodium, Ba means barium, Br means bromine, Bi means bismuth. So these are the symbols with their elements name. Next question is which element do the following compound contains. शुगर का क्या उन्होंने पूछा है कि कंपाउंड क्या है, कंपाउंड फार्मूला क्या है. तो शुगर का कंपाउंड फार्मूला है C12H22O11. कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, उसका फार्मूला क्या है, NaCl. लाइम वाटर जिसका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं, उसका कंपाउंड फार्मूला क्या है, CaOH2. चॉक जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, उसका क्या फार्मूला है, CaCO3. सो बेसिकली हमने ये पूरी टेस्ट योरसेल्फ 1.2 के अंदर जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया है. एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर में डिफरेंस बताया है. एयर जो है उसको होमोजीनियस मिक्सचर क्यों कहते हैं और कौन से सब्सटेंसेस हैं उसमें, एलिमेंट्स के सिंबल्स के नेम बताने थे क्वेश्चन. और एलिमेंट जो है कौन कौन से कंपाउंड कंटेन करता है, यानी कि उनके नेम्स के साथ. इनका बेसिकली मकसद क्या है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, ठीक है, या आपको MCQs में भी आ सकते हैं. सो आपके वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस मेंशन थे, मैंने आपको एक आंसर्स क्लियरली उनको डिफाइन कर दिया है ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए. यहाँ पर जो 4th क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने कंपाउंड को डिस्कस किया है, शुगर, कॉमन सॉल्ट, लाइम वाटर और चॉक को. इसमें आपने याद रखना है कि अगर लाइम वाटर लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, चॉक को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कोई भी. नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विच इज़ द वेरी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये अगर आप आज
अभी इसी वक्त यहीं पे समझ लेते हैं ना, तो आगे आपकी केमिस्ट्री बहुत ईजी है। बिकॉज हमारे इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, हमारे इस चैप्टर के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो अभी अगर आप क्लियर कर लेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। चैप्टर इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बस आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जब अंडरस्टैंडिंग लेवल आई के स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई भी चीज़ जो है वो आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर करने से रोक सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। मैं चैप्टर की शुरू से बार बार डिस्कस कर रही हूँ कि एटॉमिक नंबर हम आगे जाके पढ़ेंगे, मास नंबर पढ़ेंगे, वैलेंसीज को डिस्कस करेंगे, आइसोटॉप्स को डिस्कस करेंगे, आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। तो वो सब कुछ जो है वो आ चुका है, तो हम इसको अब क्लियरली पढ़ लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमारे पास जो अटोमिक नंबर है, किसी भी एलिमेंट का अटोमिक नंबर जो है वो इक्वल होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। हमारे एटम्स, हमारे एटम के अंदर क्या आता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एलिमेंट के, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जी सिंबल से, कैपिटल जी सिंबल से। आपको ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। जितने भी हमारे पास एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैं उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियाई के अंदर सेम होते हैं। ठीक है, और उनका दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। जितने मैंने आपको बताया अभी, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, वही सेम उनका एटॉमिक नंबर होगा। अगर 3 है तो 3 है एटॉमिक नंबर, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 हैं तो इनका एटॉमिक नंबर भी होगा 5। अब एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक नंबर की। आपने एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन याद करनी है और उसका सिंबल याद करना है कि क्या होता है, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल हमने ये डिस्कस करनी है कि ऑल हाइड्रोजन एटम्स हैव 1 प्रोटॉन। हमें ये पता है कि हाइड्रोजन एटम के कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 1। उसके न्यूक्लियाई में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 1। ये हमें कैसे पता चल रहा है? पीरियोडिक टेबल से। आपने क्या करना है, जब भी इस चैप्टर को रीड आउट करना है, इसकी वैलेंसीज चेक करनी है, इसका एटॉमिक नंबर चेक करना है, आपने पीरियोडिक टेबल को ओपन कर लेना है। पीरियोडिक टेबल को देखना है कि ये एलिमेंट कहाँ लिखा हुआ है और किस नंबर पे लिखा हुआ है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 1 है। आप पीरियोडिक टेबल को पहले जितना अच्छा याद कर लेंगे, उसके नंबर्स को याद कर लेंगे 1 बाय 1, आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है या उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो आपकी जो है वो पता चल जाएगा कि आपको उसका एटॉमिक नंबर क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे, ताकि जब आपका पीरियोडिक टेबल क्लियर हो जाएगा तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस एंड वैलेंसीज। तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसमें क्या होगा? ऑल एटम्स इन द कार्बन, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है और जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनके अंदर होता है 6 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अगर 1 है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। तो रिप्रेजेंट किससे करेंगे? Z इज इक्वल्स टू 1, यानी कि Z हो गया एटॉमिक नंबर का सिंबल और 1 हो गया हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन है? 1, और वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। इसी तरह कार्बन है, कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे Z इज इक्वल्स टू 6 उसका एटॉमिक नंबर है, और Z जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 प्रोटॉन्स मींस 8 एटॉमिक नंबर। सल्फर के अंदर 16 प्रोटॉन्स होते हैं, दैट्स मीन 16 एटॉमिक नंबर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने हमारे पास एटॉमिक नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करना है जी के सिंबल से। नेक्स्ट इज मास नंबर। मास नंबर में क्या होता है कि ये सम है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर के अंदर हमने सिर्फ प्रोटॉन्स देखे थे, लेकिन मास नंबर में हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी देखते हैं कि एटम के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, वही उनको प्लस करके उसका जो है एटॉमिक मास नंबर जो है वो निकल आएगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, तो मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। इट इज़ कैलकुलेटेड एज एन ए इज इक्वल्स टू जी प्लस एन। ये इसका एक फॉर्मूला है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैंने अभी आपको बताया इसमें 2 चीज़ों को कैलकुलेट करके फिर मास नंबर निकलेगा। ठीक है, एन जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है एंड जी जो है वो एटॉमिक नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसके अंदर 1 प्रोटॉन है हमारे पास और 1 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में, तो इसका मास नंबर क्या होगा? सॉरी,
हाइड्रोजन के अंदर 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन इसके अंदर कोई भी नहीं है, 0 न्यूट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। A इज़ इक्वल्स टू 1 हो गया इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 थे तो प्लस 0, तो 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1। आपने इस तरह इस इक्वेशन को लगाकर हमारे पास मैथ नंबर आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ऐड करके। कार्बन एटम की बात की जाए उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन्स हैं उसके अंदर उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो 6 + 6 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12। आपने उस इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लगा लेने और हमारे पास इज इक्वल टू में उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं विद देयर एटॉमिक नंबर एंड मासेस नंबर, यहाँ पे कैलकुलेट करके उन्होंने हमें पहले ही बता दिए। तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप को इक्वेशन को सॉल्व करके दिमाग में ये याद करके कि अच्छा इसका ये था इसका ये था, ये करने से बेटर है आप इसके डायरेक्ट ही याद कर लें कि इसके एटॉमिक नंबर ये हैं और इसके मास नंबर ये हैं। ये बेसिकली मोस्ट कॉमन हमारे पास एलिमेंट्स हैं इस बॉक्स में दिए गए, जो हमारे आगे काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में, एग्जांपल्स में। तो अगर आप यहीं इनके नंबर याद कर लेंगे ना, एटॉमिक और मास नंबर, तो इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू, कि आपको उस वक्त माइंड नहीं यूज़ करना पड़ेगा कि अच्छा इसमें प्लस करके मैं ये आंसर निकाल लूँ। इट विल बी गुड फॉर यू टू, लेकिन अगर आपको भूल जाता है आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मैं आपको ये बता रही हूँ आपके लिए बेस्ट वे यही है कि आप इसको क्रैमिंग कर लें, इसकी एटॉमिक नंबर्स याद कर लें। हाइड्रोजन का 1 है, मास नंबर भी 1 हुआ, जो इसके एटॉमिक नंबर होंगे उसका डबल उसका मास हो जाएगा, ठीक है। अगर 6 है तो 6 का डबल मास जो है वो 12 हो जाएगा। 7 है तो 7 का डबल उसका मास नंबर 14 हो जाएगा। 8 है तो 8 का डबल 16। 9 है तो उसका 19 हो जाएगा। 11 है उसका 23 हो जाएगा। 12 है 24 है। आपने उसकी इसी तरह एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो याद कर लेना। यहाँ पे जोन से एलिमेंट्स लिखे हैं मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। नेक्स्ट हेयर इज़ एन एग्जाम्पल, जो अभी हमने मैथ्स नंबर का फॉर्मूला याद किया था, A इज़ इक्वल्स टू Z + N। हम उस फॉर्मूले को यूज़ करके इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। आपको ये एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, या आपसे एग्जाम्पल में वो MCQs में भी बनाकर पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम विच हैविंग A इज़ इक्वल्स टू 238 एंड Z इज़ इक्वल्स टू 92। उन्होंने हमें दो चीज़ें दे दी हैं, A भी दे दिया है, Z भी दे दिया है। अब उन्होंने हमें क्या कहा, आपने न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे A इज़ इक्वल्स टू Z + N। सबसे पहले हर एग्जाम्पल हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का हमारे पास एक मेथड होता है। सबसे पहले आप डाटा लिख लेते हैं। डाटा लिख लेना आपने कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। सेकंड चीज़, फिर आपने उसका सोल्यूशन लिखना है। पहले डाटा लिख लिया, हमें हमारे पास A है 238, Z है 92, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने फाइंड आउट करने हैं, यू कैन पुट द क्वेश्चन मार्क्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने फाइंड आउट करने हैं, क्वेश्चन मार्क्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं हमारे पास, यानी कि जो Z है, Z इज़ इक्वल्स टू 92। जितना हमारे पास Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये साइन जो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो Z इज इक्वल टू 92 हो गए, ठीक है। इसी तरह अब हमने आगे डिस्कस करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए वी हैव टू यूज़ अ फॉर्मूला विच इज़ A इज इक्वल टू Z + N, ठीक है। हमने निकालना है, क्या निकालना है हमने, N, तो क्या हो जाएगा A - Z, ठीक है। N बाहर निकाल लेंगे हम, और क्या हो जाएगा A - Z। A हम लोगों ने 238 लिखा है, माइनस Z की क्या वैल्यू है 92। A की वैल्यू पुट की, माइनस किया, और Z की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आंसर आ गया 146, ठीक है। ये इक्वेशन थी, एक सिंपल इक्वेशन है। आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़े से डिफिकल्ट है इससे, लेकिन अगर आप अभी समझ लेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि मास ऑफ एन एटम इज़ टू स्मॉल टू बी डिटरमाइंड प्रैक्टिकली। एटम बेसिकली वैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका मास तो हम बिल्कुल भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स अनेबल अस टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एटॉमिक मासेस। हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके उसका एटॉमिक मास पता करते हैं कि ये है। तो इसी तरह कुछ वेरियस एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास पता कर लिया गया है, जो आपने पिछले बॉक्स में मैंने आपको कहा, आप उसको एज इट इज़ क्रैमिंग कर लें उसकी। उसमें क्या है, कार्बन में क्या है 12 एटम्स। बेसिकली क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास है क्या, तो ये जो रेशियो हमारे पास आ जाएगी ना वेरियस एलिमेंट्स की, उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। होता क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास, ये हमारे पास क्या है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ एटम
जो भी एटम्स हैं उसका एवरेज मास जो है वो ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू द 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसमें क्या होता है, एक एवरेज मास है एटम का, ठीक है, जो 1/12 है मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के। कार्बन का जो उन्होंने यूज़ किया है मास नंबर वो है 12, उसका 1/12 हो जाएगा ना मास, यानी कि आपने 1/12 इसमें न्यूमेरिकल्स में भी ऐसे सॉल्व करना है, जो भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर लिख के डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, वो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, उसका डिफरेंट मास नंबर है बट सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। डिफरेंट मास नंबर है और सेम एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इट बेस्ड ऑन द कार्बन 12 स्टैंडर्ड द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट्स एंड 1/12 ऑफ इट कम्स टू बी 1 यूनिट। इसमें उन्होंने हमें ये बताया कि आपके पास कोई भी एलिमेंट यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 12th, ठीक है, वो उसका 1/12 हो जाएगा और वो एक यूनिट बन जाएगा। When we compare atomic masses of other elements with atomic masses of carbon 12 atom, they are expressed as relative atomic masses of those elements. यूनिट जो है वो relative atomic masses के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, atomic mass unit AMU। आपने ये बात याद रखनी है कि relative atomic mass unit का relative atomic masses का यूनिट क्या है, atomic mass unit AMU उसका सिंबल है जिससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो है इसमें वो बताई गई है कि है वंस atomic mass unit is 1/12 the mass of an atom of carbon 12, ठीक है, when this atomic mass is unit is expressed in grams। okay, हमें उसमें ये बताया है कि जो atomic mass unit है वो 1/12 है as I tell you। तो इसमें क्या बताया उन्होंने कि atomic mass unit जो है उसको हम ग्राम्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 AMU is equals to 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ पर उन्होंने एक वैल्यू दे दी है हमें कि एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू जो आप हर न्यूमेरिकल में आगे यूज़ करेंगे, हर जगह यूज़ करेंगे, ना सिर्फ अभी के लिए बट ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट्स ये आपके लिए बहुत काम आएगी। तो आपने इस वैल्यू को क्रैम कर लेना है, इसको याद कर लेना, इसको रिमेंबर कर लेना, जैसे भी आप कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद हम करते हैं डिस्कस एग्जाम्पल को। मास ऑफ प्रोटॉन लिखा हुआ है उन्होंने 1.0073 AMU और 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर हम लोगों ने एटॉमिक मास यूनिट में देखना है तो मास इसका ये है, और अगर हमने इसको ग्राम्स में डिस्कस करना है तो इसका एटॉमिक मास क्या है, 1.672 इंटू 10⁻⁻24। ये कैसे आया, AMU आ गया हमारे पास, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.0073 इसका एटॉमिक मास यूनिट है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 के साथ, तो हमारे पास 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स आ जाएंगे। यानी कि एटॉमिक मास यूनिट का आपने मल्टीप्लाई कर देना उसकी ग्राम वैल्यू के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी इसी तरह है, आपने इसकी वैल्यू को AM की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है इसकी ग्राम वैल्यू के साथ, तो हमारे पास मास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो भी इसी तरह सॉल्व की हुई हैं कि आप ने एटॉमिक मास दिया हुआ है, हमने उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है उसके ग्राम वैल्यू के साथ, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। टेस्ट योर सेल्फ, सॉरी, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, पहले हमने प्रोटॉन किया, न्यूट्रॉन किया, अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास लिखा और फिर जो है हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसकी ग्राम वैल्यू के साथ, जो कि है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो हमारे पास आंसर आ गया 9.106 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। टेस्ट योर सेल्फ। अब नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ आ गई है 1.3। इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस, एज एन MCQs, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मैनी AMU 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस हैज़ 1 AMU। आपने क्या करना है, हमने अभी बात की है कि 1 MU जो है वो 1 ग्राम के इक्वल है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, 1 AMU में हमारे पास वैल्यू क्या होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। अब हमने 1 ग्राम में बताना है कि कितनी वैल्यू बनती है। आपने क्या करना है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 को ही क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 1.66 के साथ, जो वैल्यू है उसी वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी जो है 6.022 इंटू 10⁻23 AMU।
इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि हमारे पास एक एवोगैड्रोस नंबर आ गया है, ठीक है। क्या आ गया है? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आपने एज इट इज़ याद कर लेनी है, जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23 AMU, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ हमसे पूछी गई है कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट होता है एटॉमिक मास का, तो आंसर इज़ येस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एटॉमिक मास जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट से रेलिवेंट होता है, तो इसलिए उसका जो है ऐसा यूनिट ऑब्वियसली इट विल बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ओके, रिलेशनशिप्स जहाँ पर भी आ जाए बिटवीन डिफरेंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपसे ये पूछ सकते हैं, तो हमने बताना है कि रिलेशनशिप क्या है। ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि मास नंबर में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, दोनों चीज़ें होती हैं। तो अब हमने इसको डिस्कस करना है कि बेसिकली क्या क्या रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। एटॉमिक नंबर जहाँ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से प्रेजेंट किया जाता है, वहाँ पे मास नंबर को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों से किया जाता है। कोई भी इफेक्ट नहीं आता नंबर ऑफ, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, अगर हम एटॉमिक नंबर में डिस्कस करें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर मास नंबर में इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ पर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट चीज़ एटॉमिक नंबर में है कि आइसोटॉप्स जो हैं उनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, और जबकि मास नंबर में जो वो डिफरेंट मास नंबर्स होते हैं। और एटॉमिक नंबर में यह है कि दे ऑलवेज अ स्मॉलर वैल्यू देन मास नंबर, और मास नंबर में क्या है, दे ऑलवेज हैव लार्जर वैल्यू देन एटॉमिक नंबर। ये हमारा रिलेशनशिप है, ये भी आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चीज़ है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये हमने पीछे जो डेफिनेशन पढ़ी है, यू कैन राइट हियर विद एन एग्जांपल और विद अ नंबर और विद अ यूनिट एंड देयर सिंबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास। ये भी अभी हम पीछे टॉपिक में पढ़ चुके हुए हैं डिटेल में कि कैसे 1/12 ऑफ द कार्बन के वो इक्वल है, तो यू हैव टू राइट दिस। नेक्स्ट जो है 1.2.4 हम उसको डिस्कस करने लगे। इसमें क्या होता है, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। हम केमिकल फार्मूला को कैसे राइट कर सकते हैं। अब हमारे पास केमिकल फार्मूलाज आ गए हैं, जो कि फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हम केमिकल फार्मूला को जो है वो एक्सप्लेन से डिस्कस कर लेते हैं कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। कंपाउंड्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। वो कंपाउंड्स जिनको हम केमिकल फार्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं उनके एक स्पेसिफिक सिंबल्स हैं, ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स आर रिटन कीपिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। उनको कैसे लिखना है या वो क्या है, उनको हमने आगे पढ़ना है कि वो कैसे कैसे लिख सकते हैं आप। सबसे पहले सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। 2 अगर हमारे पास कंपाउंड्स क्या होते हैं, 2 एलिमेंट से मिलके बने। अगर 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो हमने साइड बाय साइड दोनों को एक साथ लिखना है। फर्स्ट पे वो लिखना है जो फर्स्ट पे जो पॉजिटिव आइन होगा, और जो सेकंड पे लिखना है हमने नेगेटिव आइन, जो नेगेटिव आइन होगा हमारा, यानी कि जो नेगेटिव आइंस को कंटेन करेगा, ठीक है। पॉजिटिव साइन फर्स्ट एंड देन वी हैव टू राइट द नेगेटिव साइन। जब हम नेक्स्ट जो है वो कंपाउंड्स या फार्मूलाज के नेम्स लिखेंगे केमिकल फार्मूलाज के, तो अब आपको समझ आ जाएगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइन कैसे आ रहे हैं और प्लस माइनस क्या है इनका। बल्कि अभी हमने इसी में ही नेक्स्ट पढ़ना है, तो मैं आपको इसमें डिस्क्राइब कर दूंगी कि ये क्या है, ठीक है। They are expressed as relative atomic masses of those elements. The next thing is the unit for the relative atomic masses is called the atomic mass unit with the symbol AMU, ठीक है। उसके बाद अब हमने जो पहली चीज़ इसमें क्या पढ़ लिया है कि जो सिंबल्स हैं 2 एलिमेंट्स के, दे रिटन साइड बाय साइड, पॉजिटिव फर्स्ट एंड देन नेगेटिव। और सेकंड चीज़ अब हम इसमें क्या पढ़नी है कि वैलेंसी ऑफ ईच आइन, हर आइन की वैलेंसी जो है इट इज़ रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट सिंबल। हर एलिमेंट की वैलेंसी जो है उसके टॉप कॉर्नर पे लिखी जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल्स दी हुई हैं सोडियम की, कैल्शियम की, क्लोरीन की एंड ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ऑक्सीजन है यहाँ पे O2, O एंड स्मॉल 2, नॉट अ बिग 2, स्मॉल 2। Na पॉजिटिव, Ca2 प्लस, आप इनके ऊपर प्लस माइनस के साइन देख रहे हैं, ये उनकी वैलेंसीज हैं जो उनको उनको मेंशन कर रही हैं, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या बताई हुई है कि वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज ब्रॉट अबाउट by the lower right corner of other ion by cross exchanging method.
अब क्रॉस एक्सचेंजिंग मेथड की अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपसे पहले भी बात किया कि कैसे दो सिंबल्स को राइट करते हैं। फर्स्ट जो है पॉजिटिव आइन आता है, देन सेकंड नेगेटिव आइन। इसमें आपने 3 एग्जांपल्स को डिस्कस करना है, ठीक है। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, NaCl, Ca2+ एंड Cl नेगेटिव, CaCl कैल्शियम क्लोराइड, एंड Ca2+ एंड O2- कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें आप देख रहे हैं कि पहले पॉजिटिव आइंस लिखे हुए हैं देन नेगेटिव। तो क्या होता है कि जो सोडियम है उसने जो है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे उसने वो किसी को दे दिए, ठीक है। वो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया और जिसने ले लिया उसके ऊपर नेगेटिव आ गया। तो क्रॉस एक्सचेंजिंग मेथड हो जाएगा। माइनस जो है वो जो माइनस होगा वो सोडियम के पास आ जाएगा, ठीक है, और जो पॉजिटिव होगा वो क्लोरीन के पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या प्लस माइनस कट हो जाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस है, दे विल कट, और कोई वैलेंसी नहीं है इनकी, दे जस्ट कैरी द साइंस, तो NaCl हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कैल्शियम में देखें तो कैल्शियम ने क्या किया है, Na ने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया था ना, ठीक है। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए NaCl हो गया। अब कैल्शियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए एंड कैरी द पॉजिटिव चार्ज, और Cl ने क्या किया है, Cl पे क्या आ गया है, माइनस चार्ज, ठीक है। तो जो कैल्शियम की हमारे पास वैलेंसी है वो क्लोरीन के पास चली गई है, और जो क्लोरीन की थी वो आ गई है कैल्शियम के पास। तो क्या हो जाएगा, CaCl2, क्लोरीन के पास 2 चला गया इसलिए ClCl2। Ca की क्या है 2+ और O की क्या है 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, Ca के पास जो है वो 2 एलिमेंट्स थे, 2 एटम्स थे जो उसने ऑक्सीजन को दे दिए, वो ऑक्सीजन के पास चले गए, और O के जो 2 माइनस थे वो आगे हैं कैल्शियम के पास। तो 2+ एंड 2- दे बोथ कट, और हमारे पास क्या आ जाएगा, CaO, क्योंकि 2+ कट जाते हैं, तो 2+ एंड 2- कट गए, तो हमारे पास क्या आ गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें क्या बताया कि इफ़ दी वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट, अगर वैलेंसी तो सेम है तो वो ऑफसेट हो जाएंगी, एंड आर नॉट रिटन, एंड दे आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला। बट इफ़ दे आर डिफरेंट, लेकिन अगर सपोज ये डिफरेंट हैं, सो दे आर इंडिकेटेड एज सच एज द सेम पोजिशन। जैसे कि इन द केस ऑफ द सोडियम क्लोराइड, अगर आपने सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल को देखा है, NaCl जहाँ लिखा था, वहाँ पे क्या है कि बोथ द वैलेंसीज आर ऑफसेट, यानी कि +1 एंड -1 दोनों सेम वैलेंसीज थी और ऑपोजिट साइंस थे, तो वो कट हो गई, ऑफसेट हो गई, तो इसलिए हम कोई भी वैलेंसी वहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे, ठीक है। और अगर हम सोडियम क्लोराइड की देखें, उसमें मैंने आपको बता दिया ऑफसेट हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें कि एक आयन है जो कि सोडियम क्लोराइड के बाद अगर हम बात करें CaCl2 की, तो उसमें क्या होगा कि 2+ है और 1- है, तो इसमें क्या होगा, ऑफसेट नहीं होंगे बिकॉज द वैलेंसीज आर नॉट सेम, तो इसलिए 2+ जो है वो क्लोरीन के पास चल जाएगा, और इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा CaCl2। नेक्स्ट है आयन। व्हाट इज आयन एंड रेडिकल्स। इफ एन आयन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more atoms which is called radical bearing a net charge on it। एक आयन है, ठीक है, उसमें जो है वो एक से ज़्यादा एटम्स है, यानी कि जैसे ऑक्सीजन है उसके 4 एटम्स हैं। इसमें हमारी वैलेंसी है अब हम डिस्कस करेंगे आयन और रेडिकल को, जैसे मैंने बताया। और आयन जो है वो कॉम्बिनेशन होता है 2 or more एटम से मिलकर बनता है, जिसको हम रेडिकल भी कहते हैं, और वो एक नेट चार्ज को जो है वो कैरी करते हैं अपने साथ। जैसे सल्फेट है, सल्फेट में क्या होता है, एक सल्फेट का फॉर्मूला है SO4। 4 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स हैं, और इसके ऊपर 2 हमारे पास वैलेंसी है। इसी तरह फॉस्फेट है, PO4, यानी कि 4 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, P का 1 है, और इसकी वैलेंसी है 2-। द नेट चार्ज रिप्रेजेंट द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल। ये रेडिकल्स होते हैं जो मोर देन 1 एटम्स जो है वो कैरी करते हैं, और जो इनके ऊपर है ये 2-2- ये इनकी वैलेंसी है, ठीक है। नाउ गोइंग टूवर्ड्स द our last topic of today's lecture, it's the empirical formula। empirical formula में क्या होता है, बेसिकली केमिकल फार्मूला है जो कि 2 टाइप से मिलके बना हुआ है, ठीक है। केमिकल फार्मूला है जो कि 2 टाइप से मिलके बना हुआ है। इसमें क्या होगा, जो बेसिकली 2 टाइप से मिलके बना हुआ है, जो मैंने पहले भी बताया, एम्पिरिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला है वो हमारे पास क्या होगी, एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें क्या होता है कि सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ एटम्स आ जाती है जो कि प्रेजेंट है इन अ कंपाउंड। अब हम बात करें एक कंपाउंड की, ठीक है। कंपाउंड के अंदर जो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी ना हमारे पास एलिमेंट की, एटम्स की, उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। इसमें क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला नोन एज इट्स परसेंटेज कंपोजिशन, जो उसकी रेशियो होगी, इसको एक
परसेंटेज कंपोजिशन की तरह भी जाना जा सकता है, ठीक है। अब हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि किस तरह से एलिमेंट या एटम की रेशो बनेगी, या कैसे जो है हम इसको सोल्व कर सकते हैं, कैसे हमारे पास एक एम्पिरिकल फार्मूला आ सकता है, और किस तरह से कंपाउंड्स के अंदर जो है वो रेशो बन सकती है। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि कोवलेंट कंपाउंड है हमारे पास सिलिका, जिसको हम सैंड कहते हैं, उसकी सिंपलेस्ट रेशो है 1:2। अब 1:2 सिलिका की कैसे हमारे पास आई है? बेसिकली ये बनता किसे है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो हमारे पास पूरा फॉर्मूला है SiO2, ठीक है। सिलिकॉन की क्या है रेशो 1 और O की 2, क्योंकि इसके साथ क्या लिखा हुआ है 2, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा 2। सिलिका की अब हमने पढ़ी है 1:2, तो हमने उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो निकलेगा उसका कंपाउंड बना देना है, और उसका बेसिकली एक एम्पेरिकल फॉर्मूला बना देना है। सिलिका की सिंपलेस्ट रेशो 1:2 है ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन दोनों की मिला के। तो आपने सिलिकॉन लिखना है SI उसका सिंबल लिखना है, और फिर ऑक्सीजन का सिंबल लिखना है। अब 2 कैसे है? सिलिकॉन के अंदर, सिलिकॉन में कुछ नहीं है लेकिन ऑक्सीजन में 2 है। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया? बाय द एम्पेरिकल फार्मूला। SI में 1 है, 1 हम मेंशन नहीं करते कंपाउंड के साथ, और O के साथ 2 आया क्योंकि इसकी रेशो जो है वो 2 आई, ठीक है। इसी तरह अब हम ग्लूकोज का डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज की जो सिंपलेस्ट रेशो है हमारे पास वो आ जाती है 1:2:1, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें हमारे पास ये रेशो आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम इसको ग्लूकोज के फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी? ग्लूकोज के फॉर्मूला में इसकी रेशो आ जाएगी, ठीक है। ये कैसे आती है? एम्पेरिकल फार्मूला कैसे होगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो जब आप इसकी रेशो निकालते हैं, यानी कि आप इसको टेबल से डिवाइड करते हैं, 2 के टेबल से आप इसको डिवाइड कर लें, या 6 के टेबल से इसको डिवाइड करें, तो C 6 1 6 हो जाएगा, H में 12 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6 2 12, और ऑक्सीजन 6 1 6। तो कार्बन की रेशो होगी 1, हाइड्रोजन की रेशो हो जाएगी 2, और ऑक्सीजन की रेशो हो जाएगी 1। तो ये होगा इसका एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला के बाद हम बात कर लेते हैं फार्मूला यूनिट की, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म्स। सिंपलेस्ट यूनिट टेकन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन आयनिक कंपाउंड विच इज कॉल्ड द फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट क्या होता है? आयनिक कंपाउंड की जो सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। यानी कि फार्मूला का यूनिट क्या होगा? द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयंस आर प्रेजेंट एज एन आयनिक कंपाउंड। जो भी हमने सिंपलेस्ट रेशोज निकाली हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कैसे होती हैं? एज एन आयनिक कंपाउंड। इन अदर वर्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे मैंने अभी आपको बताया सिंपलेस्ट रेशो को क्या कहते हैं, हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशो आती है वो होती है एम्पिरिकल फार्मूला की, जिसको हम एज एन आयनिक कंपाउंड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स ही हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक फार्मूला ले लेते हैं एज एन एग्जांपल पोटाशियम ब्रोमाइड का, विच इज़ KBr, विच इज़ ऑल्सो इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला होगा वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा वही उसका आयनिक कंपाउंड होगा। तो आज हमने ये डिस्कस कर लिया है फार्मूला यूनिट तक। हमारा टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट टू एंड। उससे पहले यू मस्ट हैव टू रिवाइज एवरीथिंग एंड यू गाइस कैन इजीली मेक मोर कॉन्टेंट्स। इसमें क्या होगा? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? टेस्ट योरसेल्फ की थी, जिसमें क्वेश्चंस थे मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड को सेपरेट करना था। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था अबाउट सब्सटेंसेस, ठीक है। उसके बाद एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर कैसे है और इसके सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स सिंबल्स लिखे हुए हैं आपने, यू हैव टू राइट द एलिमेंट नेम। नेक्स्ट हमने पढ़ा था विच एलिमेंट डू द फॉलोइंग कंपाउंड, लाइक विच एलिमेंट्स डू द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स, यानी कि उनका फॉर्मूला, बेसिकली हमने उसका फॉर्मूला लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमने किया था कि शुगर है, कॉमन सॉल्ट है, लाइम वाटर है, चौक, हमने उसका कंपाउंड फॉर्मूला लिखना था। नेक्स्ट था एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैरी करता है, और वो रिप्रेजेंट होता है बाय द सिंबल Z। और हमारे पास जो मास नंबर है वो रिप्रेजेंट होता है बाय A, और मास नंबर में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों चीज़ें होती हैं। मास नंबर का फॉर्मूला है A = Z + N।
अगर हमने z निकालना होगा तो हम a माइनस एन कर देंगे, अगर हमने n निकालना है तो a माइनस जी हो जाएगा, और अगर हमने a निकालना है तो z प्लस एन ही रहेगा, ठीक है। फिर हमने एलिमेंट्स पढ़े, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देख लिए उसमें, और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज। आप इसको एज इट इज़ ही याद कर लें इस टेबल को, तो इट्स विल बी वेरी गुड फॉर यू। आपको सबके एटॉमिक मैसेज नंबर्स जो है वो यहीं से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी जिसमें हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने थे। देन वी डिस्कस द रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। हमने इसका यूनिट भी पढ़ा, इसका यूनिट होता है AMU, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, और 1 AMU जो है वो इज इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के। इसमें हमने मास ऑफ प्रोटोन पढ़ा। एग्जाम्पल में मास ऑफ प्रोटोन को आपने मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ग्राम्स के साथ, जो नंबर ऑफ ग्राम्स की अभी हमने वैल्यू पढ़ी है 1.66 इंटू 10⁻24। आप उसको जो है वो मास ऑफ प्रोटोन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ प्रोटोन आ जाएगा। टोटल क्या बनेगा 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। फिर हमने मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह निकाल लिया था। नेक्स्ट है टेस्ट योर सेल्फ, जिसमें उन्होंने हमसे पूछा था कि 1 AMU जो है वो 1 ग्राम के इक्वल जो है वो कैसे होगा। वो हमारे पास बेसिकली एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगा। एवोगैड्रोस नंबर के 6.022 इंटू 10⁻43 AMU इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। एवोगैड्रोस नंबर आप हर न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे तो आप इसकी वैल्यू यहीं पे याद करें तो इट विल बी गुड। नेक्स्ट हमने क्वेश्चंस देखे थे, रिलेशनशिप देखा था एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर में। देन वी डिस्कस द रिलेटिव एटॉमिक मास और उसकी डेफिनेशन। देन वी टेक द नेक्स्ट थिंग विच इज़ अबाउट हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के बारे में लिखा था कि हम उसको कैसे राइट कर सकते हैं। फर्स्ट साइड बाय साइड लिखना है, फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव में आएगा, देन नेगेटिव में आएगा। फिर हमने ये देखा था कि पॉजिटिव नेगेटिव बनते कैसे हैं। जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिव के पास चला जाएगा, और जो नेगेटिव है पॉजिटिव। इसमें हमने ये पढ़ा था कि जिनकी हमने बेसिकली इसकी वैलेंसी निकालनी है। वैलेंसी निकालने के लिए ये देखेंगे कि जो सेम होंगी, जिनकी सेम वैलेंसीज होंगी, यानी कि +1 और -1 है, वैलेंसीज के नंबर सेम है, एंड देन दे गोना बी ऑफसेट, यानी कि वो एक दूसरे से आपस में कट जाएंगी। जो सेम नहीं होंगी उनकी वैलेंसीज जो है वी हैव टू राइट, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने एग्जांपल्स डिस्कस की सोडियम क्लोराइड की और कैल्शियम क्लोराइड की और कैल्शियम ऑक्साइड की। इसी तरह हमने आयन और रेडिकल्स के बारे में पढ़ा। आयन्स और रेडिकल्स वो होते हैं जो दे कंटेन 2 और मोर एटम्स इन इट, जिसमें हमने एग्जांपल डिस्कस की थी सल्फेट और फॉस्फेट की, जो कि कंटेन करते हैं 1 एलिमेंट ऑफ सल्फर बट 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड फॉस्फोरस कंटेन 1 एलिमेंट एंड ऑक्सीजन कंटेन 4 एटम्स इन इट। फिर हमने नेक्स्ट रीड आउट किया था एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला है। इसमें हमारे पास रेशो निकालते हैं हम, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड जैसे सिलिका है उसकी सिंपलेस्ट रेशो है 1:2। हमने उसी रेशो को उसके आयनिक कंपाउंड में अप्लाई कर देना है। जो आयनिक कंपाउंड होगा वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वही आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट वी कैन रिप्रेजेंट दिस फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। जो मैंने अभी आपको बताया, हर कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा, जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वही आयनिक कंपाउंड का फार्मूला होगा। सो वी डन विद today's lecture. I hope you all can understand my lecture very well, and if you have any question about this lecture or if anything which you can't understand, you can ask me in the comment box. Best of luck. Allah Hafiz.